सामने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक हमारे देश की बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनज़र लाया गया है, लेकिन क्या है विधेयक इन आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त है? मेरा मानना है कि नहीं। 2024 जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का एक बड़ा साल रहा है। CSE और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 274 दिनों में से 255 दिन किसी न किसी तरह की जलवायु संबंधी आपदा से प्रभावित रहे। यह आंकड़े भयावह हैं और यह दिखलाते हैं कि हम एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जिसके लिए हम तत्काल और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह विधेयक इस संकट की गंभीरता को समझने में विफल रहा है। यह विधेयक सिर्फ 2025 के आपदा प्रबंधन अधिनियमों के कुछ बिंदुओं पर संशोधन करने का प्रयास करता है, जबकि हमें यहाँ एक पूरी तरह से नई और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह विधेयक सिर्फ एक औपचारिकता है। सरकार इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही जितना कि उसे लेना चाहिए। सिर्फ 2024 में ही जलवायु परिवर्तन के कारण हुई आपदाओं ने 3238 लोगों की जान ले ली। यह संख्या 2022 के मुकाबले 18% अधिक है। 32 लाख हेक्टेयर से लगभग ज़्यादा फसल बर्बाद हो गए, जो 2 साल पहले के मुकाबले 74% की वृद्धि है। 2,35,862 घर तबाह हो गए, 9457 मवेशी मारे गए। सबसे बुरा हाल मध्य भारत का रहा, जहां साल के 218 दिन किसी न किसी तरह की आपदा से गुजरे। मध्य प्रदेश में तो अकेले 176 दिन ही ऐसे बीते। केरल में प्राकृतिक आपदा बाढ़ से सबसे ज़्यादा 550 लोगों ने जान गंवा दिया था। ये आंकड़े संख्या नहीं है, ये हमारे देश के लोगों की जीवन की कहानियाँ हैं। ये उन किसानों की कहानियाँ हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत बर्बाद होते देखी। यह उन परिवारों की कहानियां हैं जिनके घर उजड़ गए। ये उन जानवरों की कहानियां हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक भयानक वास्तविकता है। यह एक ऐसी वास्तविकता जो हमारे देश के हर कोने को प्रभावित कर रही है। ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसके लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के आने के साथ हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या यह विधेयक देश में लगातार बढ़ती आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त है? क्या यह विधेयक हमारी संस्थाओं को आपदाओं के प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार कर पाएगा? दुर्भाग्य से इस विधेयक का गहन विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह इन सवालों के जवाब में नाकाम रहता है। यह विधेयक न केवल मौजूदा समस्याओं को हल करने में विफल रहता है, बल्कि नए मुद्दों को भी जन्म देता है। यह विधेयक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पहले से मौजूद जटिलताओं को और बढ़ा रहा है। यह राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसे संगठनों को वैधानिक दर्जा देकर नौकरशाही की परतों को और मोटा कर रहा। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और धीमी हो जाएगी और आपदाओं के समय त्वरित कार्रवाई में बाधा आएगी। यह टॉप डाउन अप्रोच 2005 के मूल अधिनियम की भावना के ठीक विपरीत। मूल अधिनियम का उद्देश्य था राज्य और जिला स्तर के प्राधिकरणों को सशक्त बनाना ताकि वे स्थानीय स्तर पर आपदाओं से निपट सकें, लेकिन नया विधेयक सत्ता को केंद्र में केंद्रित कर रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो रही है। एक उदाहरण के तौर पर हम राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को NDRF को ले सकते हैं। यह विधेयक इस कोष के उपयोग के स्पष्ट उद्देश्य को हटा रहा है। इसका मतलब है कि अब इस कोष को पैसे का किस काम में लाया जाएगा, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के विवेक पर होगा। इससे इस कोष की दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के काम में देरी हो सकती है। बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले ही इस तरह की देरी का सामना किया है। यह विधेयक आपदाओं के परिभाषा को इतना संकीर्ण रखता है कि इसमें हीट वेव जैसे जलवायु परिवर्तनों से जुड़ी घटनाओं को शामिल ही नहीं किया गया। 2024 में ही भारत में 36 दिन भीषण गर्मी पड़ी थी, जो पिछले 14 सालों के सबसे ज़्यादा। इन हीट वेव ने 210 लोगों की जान ले ली। फिर भी सरकार इन घटनाओं को आपदा नहीं मानती और इन्हें राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मदद नहीं देती। इस तरह की परिभाषा से स्वास्थ्य समस्याएं, फसलों का नष्ट होना और आर्थिक नुकसान जैसी कई समस्याएं नजरअंदाज हो जाती हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण होती है। इसके अलावा विधेयक के अनुच्छेद 12 और 19 को हटा दिया गया। यह अनुच्छेद आपदा पीड़ितों को भोजन, रहने की जगह और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं देने के लिए
सरकार को बाध्य करते थे, इस अनुच्छेदों को हटाने से आपदा पीड़ितों की स्थिति और खराब हो जाएगी। सबसे बुरी बात है कि विधेयक के मुआवजे के प्रावधान भी हटा दिए गए। जिन लोगों ने आपदा में अपना घर, फसल और आजीविका खो दी, अब उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। यह दिखाता है कि सरकार आपदा पीड़ितों की कितनी कम परवाह करती है। ये आपदाएं सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि असली जिंदगियों की तबाही की कहानी है। इससे ज़्यादा मार किसानों, मजदूरों, महिलाओं और बच्चों जैसे कमज़ोर श्रेणियों पर पड़ रहा है। CSE के रिपोर्ट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ महाराष्ट्र और बिहार में सबसे ज़्यादा फसलें बर्बाद हुई और आंध्र में सबसे ज़्यादा घरों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी हालत बहुत ख़राब है। जब किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, कर्ज में डूब जाते, उनकी गरीबी बढ़ जाती है। हमें आपदा प्रबंधन को केंद्र और राज्यों के बीच लड़ाई का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमको मिलकर काम करना होगा। इस विधेयक से राज्य और स्थानीय सरकारों की ताकत कम हो रही है, जो कि सही नहीं है। हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा। यह विधेयक हमें एक साथ आने और आपदाओं को लड़ने के लिए तैयार नहीं करता। हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें और प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं। हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां किसानों, मजदूरों, कमजोर वर्गों को पर्याप्त मुआवजा मिल सके। माननीय सभापति महोदया जी, यह विधेयक आपदा प्रबंधन के मूल उद्देश्यों को खोखला करता है। आंकड़ों और तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारे देश जलवायु परिवर्तन की भयावह वास्तविकता का सामना कर रहा है और यह समय है कि हमें इसे गंभीरता से लें। आपदाएं सिर्फ संकट नहीं हैं, बल्कि उन जिंदगियों की कहानी है जो उजड़ गई, उन किसानों की कहानी है जो कर्ज में डूब गए और उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपने घर खो दिए। यह विधेयक न केवल समाधान देने में विफल है, बल्कि उन कमजोर वर्गों के साथ अन्याय करता है जो संकट के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अगर हम आज सही निर्णय नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमें एक ऐसी कानून चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले, आपदाओं से मजबूती से निपटे, पीड़ितों को न्याय दिलाएं। सरकार को इस विधेयक को वापस लेकर एक ऐसा प्रावधान लाना चाहिए जो हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान दे। यह विधेयक नहीं बल्कि देशवासियों का भविष्य दांव पर है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छोटेलाल जी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।